हमारा प्लेनेट इस अनंत ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यदि आप एक एस्ट्रोनॉट नहीं हैं या फिर एलोन मस्क के सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष यात्रा करने की बात भूल जाइए। फिर भी वैज्ञानिक ये कल्पना तो कर ही सकते हैं ना कि अन्य प्लैनेट्स पर जीवन कैसा होगा। तो चलिए हमारे साथ जरा खोजबीन कर लेते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन कैसा होगा और आवाजें कैसी आएंगी। नंबर 10, बुध। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होने के साथ साथ सूर्य का सबसे करीबी प्लेनेट भी है। 195 से 800 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान और लगभग निरंतर मीटियोराइट्स के प्रभाव के कारण यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होगा। चूंकि बुध के आकाश में चमकता सूर्य पृथ्वी की तुलना में 250% बड़ा है, तो बुध की सतह से ऊपर देखने के लिए मोटे धूप के चश्मे की आवश्यकता होगी। हालांकि वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए रात में भी चमकदार रोशनी वाले आकाश में कोई रंग नहीं दिखाई देता, जिसका अर्थ है कि वहां का अधिकांश आकाश अंतरिक्ष के ही स्पष्ट दर्शन कराता है। अंतरिक्ष के अधिकांश भाग में कोई भी आपकी चीख नहीं सुन सकता, और मर्क्यूरी जैसे प्लेनेट पर तो ये एक 2 गुना सच है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सुन सकते हैं, तो हमारी गैलेक्सी एक बहुत ही शोरगुल वाली जगह है। और हाँ, नासा ने ऐसा करने में हमारी मदद करने के लिए प्रोब नामक एक टेक्नोलॉजी विकसित की है। सेलेस्टियल बॉडीज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करके उन्होंने अंतरिक्ष की गड़गड़ाहट को एक हद तक सुनने योग्य बना दिया है। इन साउंड्स की टोन, वॉल्यूम और पिच प्लेनेट के साइज और स्पीड और कंपोजिशन से प्रभावित होती है। जब इन वेव्स को मर्क्यूरी की ओर भेजा गया, तो प्रोब ने कुछ इस तरह की आवाज को वापस भेज दिया। नंबर 9, शुक्र। सतह के लगभग 900 डिग्री फ़ारेनहाइट औसत तापमान के साथ वीनस मिल्की वे का सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है, और जैसा इसका नाम रोम की सुंदरता की देवी के नाम पर रखा गया है, ये वास्तव में एक गजब की चीज है। लेकिन यहाँ लगातार ज्वालामुखियों का फूटना और एसिड की बारिश होती रहती है। इसी वजह से नासा नरक जैसे इस प्लेनेट पर जीवन ढूंढने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वीनस के डेंस हैवी एटमॉस्फेयर का मतलब है कि आप थोड़े भी हाथ पांव हिलाएंगे तो लगेगा कि आप समुद्र के 3000 फीट नीचे हैं। और यदि आप अपना सिर उठाकर ऊपर देखने का साहस करते हैं, तो क्लेमेंटाइन जैसा चटक नारंगी रंग से आकाश आपका स्वागत करेगा। हालांकि प्लेनेट के घने बादलों के कारण तारे देखना आपको कभी नसीब नहीं होगा। इन सब के बीच सूर्य भी केवल तभी दर्शन देगा जब एटमॉस्फेयर एकदम हल्का हो जाएगा। इसलिए बहुत गाढ़ा एटमॉस्फेयर होने के कारण वहां कोई भी आवाज दब तो जाएगी, लेकिन सुनाई देगी। जिसका मतलब है मर्क्यूरी की तरह आपको इस प्लेनेट पर इशारों में बात नहीं करनी पड़ेगी। एक और जहां मर्क्यूरी की आवाजें एक रॉकेट छोड़े जाने की तरह लगती हैं, वहीं दूसरी ओर वीनस की आवाजें ऐसी लगती हैं जैसे शैतान जोर जोर से घंटा बजा रहा है। अब आप जरा सुन लीजिए। ऐसी लगती हैं जैसे शैतान जोर जोर से घंटा बजा रहा है। अब आप जरा सुन लीजिए। नंबर 8, मंगल। ये साइज में पृथ्वी जितना है। इस लाल प्लेनेट पर मौसम बदलते हुए देखा जा सकता है और औसत तापमान 195 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। यद्यपि नासा को लगता है कि मंगल पर लैंडिंग की जा सकती है, किंतु वे ये भी मानते हैं कि इस ग्रह पर रेडिएशन का लेवल खतरनाक है। कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक है और लगातार धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं, जिसमें खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। इसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तुलना में केवल 1% ही मोटा है, इसलिए मार्स पर सुरक्षा के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये अपने आकाश को थोड़ा रंग देने के लिए तो पर्याप्त ही है, जैसे कि इसका सूर्य क्षितिज को पार करता है। इस प्लेनेट का आकाश डार्क रॉयल ब्लू कलर का हो जाता है। जब सूर्य पश्चिम की ओर बढ़ता है, वो नीला रंग धीरे धीरे गुलाबी लाल रंग में बदलने लगता है। दोपहर के समय एक पल के लिए आकाश ताजा लेगर कलर का होता है, लेकिन बेयर नहीं होती है। हालांकि उसके बाद हर समय आकाश में लाल और चटकीले नारंगी रंग की मिली जुली छटा रहती है। चूंकि इस प्लेनेट में बादलों की कमी है, इसलिए साफ आकाश में हर रात सितारे स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। उस साफ सुंदर आसमान को देखकर आप वाओ तो बोल देंगे, लेकिन कोई सुन नहीं पाएगा। मंगल का हल्का एटमॉस्फेरिक साउंड वेव्स का बुरा कंडक्टर है, और कोई जोर से चिल्लाए तो भी सिर्फ फुसफुसाहट ही सुनाई देगी। जबकि वैज्ञानिक अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टूल को मंगल की ओर मोड़ते हैं, तो ये ऐसे ही साउंड को वापस भेजता है।
ये मुझे एक पुरानी वेस्टर्न फिल्म के साउंड ट्रैक की याद दिलाता है। नंबर 7, जुपिटर का चंद्रमा यूरोपा। सबसे पहली बात तो ये कि आप बृहस्पति पर रहने की सोच भी नहीं सकते। ये ग्रह न केवल तूफानों का केंद्र है बल्कि लगभग पूरी तरह से गैस से बना हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका एक चंद्रमा यूरोपा मानव जीवन के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। कम रेडिएशन, पर्याप्त मात्रा में पानी और अच्छी खासी जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी के होते गैलेक्सी में अपना पहला कदम रखने के लिए यूरोपा निश्चित ही एक अच्छी जगह साबित होगी। यूरोपा से देखने पर आकाश जादुई प्रतीत होगा। वहां से बृहस्पति हमेशा दिखाई देगा और हमारे चंद्रमा की तुलना में आकाश में 20 गुना ज्यादा एरिया घेरेगा। वहां जाकर बसने वाले लोगों को कभी कभी इस विशाल ग्रह के अन्य 59 चंद्रमाओं में से भी एक आध तो दिखता रहेगा, क्योंकि वे इस तूफानी प्लेनेट के चारों ओर घूमते रहते हैं। यूरोपा पर हमारे चंद्रमा के बराबर का ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन कोई वास्तविक एटमॉस्फेयर नहीं है। इसलिए मरक्यूरी की तरह यहाँ का आकाश भी अंतरिक्ष का एक हिस्सा दिखाई देगा। भले ही यूरोपा के थिन एटमॉस्फेयर में आवाज बहुत धीमी सुनाई देगी, किंतु वहां रहने वाले लोगों को कभी कभी जुपिटर के बड़े लाल धब्बे से आती गड़गड़ाहट भी सुनाई दे सकती है। इस चंद्रमा का अधिकांश भाग हमें हमेशा के लिए भूल भुलैया के खेल में फंसा सकता है। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने जुपिटर और चंद्रमाओं के पास से उड़ान भरी तो उन्होंने इसे कैप्चर कर लिया। आखिर अंतरिक्ष की आवाजें इतनी डरावनी क्यों लगती हैं? नंबर 6, शनि का चंद्रमा टाइटन। सैटर्न के छल्लों के कारण लोग इसे हमारे सोलर सिस्टम का गहना मानते हैं, लेकिन जुपिटर की तरह इस प्लेनेट पर भी जीवित रहना नामुमकिन है। हालांकि इस प्लेनेट के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। घने एटमॉस्फेयर और बादलों के कवर के कारण मिल्की वे में अकेला यही चंद्रमा ऐसा है जो मनुष्यों के रहने योग्य है। चूंकि इसकी सतह पर तूफान और साइक्लोन नहीं आते हैं, टाइटन से भी आकाश का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। इसके अनेकों पहाड़ियों में से किसी एक पर से भी देखें तो आकाश दूर तक एक नारंगी धुंध से ढका हुआ दिखाई देगा। टेढ़ी नजर से देखने पर सैटर्न और उसके छल्ले क्षितिज पर विशाल काय दिखाई देंगे। हालांकि इसके धुंधले एटमॉस्फेयर के कारण आपको इसके अलावा और कुछ देखने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ेगी। चूंकि टाइटन पर साउंड वेव्स को बाउंस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा हो सकता है। इसलिए चांद का एटमॉस्फेयर हमसे 4 गुना ज्यादा घना है। इसलिए वहां की गई कोई भी आवाज पूरी तरह से एलियन जैसी लगेगी। जब इस सुपर मून के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को साउंड वेव्स में परिवर्तित किया जाता है तो आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। नंबर 5, यूरेनस का चंद्रमा मिरांडा। आइए अब यूरेनस या उसके चंद्रमाओं में से कम एक के बारे में तो बात कर ही लेते हैं। हालांकि इस प्लेनेट के 27 चंद्रमाओं में से बहुत से सेटल होने के लिए उपयुक्त हैं। नासा के वैज्ञानिक मिरांडा को सबसे अच्छा ऑप्शन मानते हैं। औसतन 300 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान के साथ हड्डी सुन्न कर देने वाली ठंड होने के बाद भी मिरांडा का यह भूल भुलैया जैसा लैंडस्केप एक्सप्लोर करने के योग्य है। इस चंद्रमा पर ग्रेविटी की कमी होने का मतलब है यहाँ कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। यहाँ बसने वाले लगातार रेडिएशन की बमबारी से बच नहीं पाएंगे। यूरोपा की तरह ही मिरांडा के आसमान पर बादल नहीं होंगे और उसका रंग ताज़ा कोलतार जैसा होगा। शायद अंतरिक्ष यात्री यहाँ से यूरेनस को देख पाएंगे, किंतु सूरज उन्हें क्षितिज पर एक चमकीले बिंदु के समान ही दिखाई देगा। बात जब कम्युनिकेशन की आती है तो एटमॉस्फेयर की कमी के कारण लगेगा कि मानो हम किसी शब्द पहेली के खेल में आ गए हैं। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो यूरेनस पर कुछ इस तरह की आवाजें आती हैं। मुझे लग रहा था कि ये पेट की गैस होगी क्या यार। नंबर 4, नेपच्यून का चंद्रमा ट्राइटन। दूसरे गैस प्लैनेट्स की तरह नेपच्यून के बारे में भी कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता, लेकिन उतना अधिक खतरनाक नहीं होने के कारण इसके सबसे बड़े चंद्रमा ट्राइटन पर जीवन संभव हो सकता है। लगभग 400 डिग्री फ़ारेनहाइट के औसत तापमान के साथ ये मिल्की वे का सबसे ठंडा ऑब्जेक्ट भी है।
हालांकि इस लिस्ट में शामिल दूसरों की तुलना में ट्राइटन का एटमॉस्फेयर गाढ़ा जरूर है, फिर भी आकाश में रंग दिखने जितना नहीं है। इसके क्षितिज के सब यू से पास का एरिया एक सफेद धुंध में ढका हुआ सा प्रतीत होता है, जबकि तो बाकी आकाश इबोनी के समान गहरे काले रंग से ढका होता है। हमारे चंद्रमा से लगभग 10 गुना बड़े आकार का नेपच्यून अंतरिक्ष के साथ बैकग्राउंड के सामने आकाश में घूमता हुआ नजर आता है। ट्राइटन पर साउंड के ट्रेवल के लिए थोड़ा एटमॉस्फेयर तो है, किंतु इतना ही डेंस है कि सिर्फ चिल्लाने की आवाज सुनी जा सकती है। इस तरह से तो हम एक शाउटिंग मैच में फंस जाएंगे। यद्यपि चंद्रमा की सतह शांत दिखाई देती है, किंतु इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी कुछ और ही कहती है। सच कहें तो इसको शब्दों में कहना कठिन है, आप बस जरा सुनकर देखिए। नंबर 3, प्लूटो। सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 248 साल लेने वाला प्लूटो एक ठंडा और निर्दयी प्लेनेट है। इस प्लेनेट पर आप लगातार रेडिएशन और खतरनाक तापमान का सामना करेंगे। इसके अलावा हम इस ग्रह के बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि नासा के इस न्यू होराइजन के लिए खोजबीन की गई है। इसका मतलब है कि ये उन स्थानों में से एक है जिसके बारे में अधिक जानने के लिए वैज्ञानिक सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। प्लूटो के आसमान की छटा बदलती रहती है, आप देख पाते हैं क्या? ये आपकी यात्रा के समय पर निर्भर करता है। जब ये छोटा प्लेनेट सूर्य के करीब होता है तो उसके एटमॉस्फेयर में जमी हुई गैसें पिघल जाती हैं और एक पारदर्शी नीली धुंध दिखाई देती है। जैसे ही ये प्लेनेट सूर्य से दूर जाता है, उसके चारों ओर की गैसें फिर से जम जाती हैं और देखने को केवल अंधेरा आसमान होता है। आप यहाँ साल के किसी भी समय चले जाइए, सूरज आपको क्षितिज पर एक बिंदु के समान ही नजर आएगा। अपने कमजोर एटमॉस्फेयर के कारण प्लूटो पर गहरी चुप्पी होगी, क्योंकि यहाँ आपको अपने दांतों का किटकिटाना नहीं सुनाई देगा। तो आप इसे ईश्वर का एक आशीर्वाद भी मान सकते हैं। इस प्लेनेट पर खोजबीन के दौरान ऐसी आवाजें सुनाई दी जो हीलियम को सोखने वाले किसी ट्यूनिंग फॉग की जैसी लग रही थी। अपनी आंखें बंद करो और बताओ कि ये आपको अपनी संगीत की कक्षा की याद दिलाता है या नहीं। नंबर 2, केपलर 186f। 2014 में नासा ने एक एलियन प्लेनेट का पता लगाया जो मनुष्यों को बसाने के लिए उपयुक्त लग रहा था। वो था केपलर 186f। हालांकि साइंटिस्ट के पास इस प्लेनेट के आकाश का कोई चित्र नहीं है, फिर भी प्राप्त जानकारी के आधार पर भी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि इसके सूर्य की मंद रोशनी के कारण सूर्यास्त से 1 घंटे पहले इसके आसमान में हमारे आसमान की तरह रोशनी नहीं होगी। भले ही हमें इसके सूर्योदय और सूर्यास्त के रंग के बारे में काफी अधिक जानकारी नहीं है, किंतु हम इतना अनुमान तो लगा सकते हैं कि सूर्य के पास होने के कारण वे हमारे प्लेनेट से अधिक चटकीले होंगे। हालांकि केपलर सिस्टम के अन्य प्लेनेट रात के समय ही आकाश में दिखाई देंगे, लेकिन इस प्लेनेट के सूर्य के बड़े आकार और चकाचौंध के कारण उन्हें देख पाना कठिन होगा। हमारा मानना है कि इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग तो है जिससे एक सांस लेने जैसा एटमॉस्फेयर पनप जाए, लेकिन हम इसकी कंपोजिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए ये हम अनुमान नहीं लगा सकते कि केपलर 186f पर हमारी अपनी आवाजें कैसी सुनाई देंगी। सौभाग्य से इतनी दूरी के बावजूद हम किस्मत से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिकॉर्डिंग्स जुटा पाए हैं। हालांकि सुनने में ये अभी भी एलियन के समान ही है। नंबर 1, टैटूइन। टैटूइन जो कि ल्यूक और एनाकिन स्काईवॉकर का घर है, वो स्टार वॉर्स फिल्म की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। इस रेगिस्तानी प्लेनेट का भूगोल बस इतना ही दिलचस्प है जितना एक ब्राउन कलर के पेपर बैग का होगा। हालांकि इसके आकाश की एक अलग ही कहानी है। इस प्लेनेट के एक नहीं बल्कि 2 सूर्य हैं। कुछ समय पहले तक वैज्ञानिकों का मानना था कि ऐसा बाइनरी सिस्टम असंभव है। उनकी सोच थी कि इस तरह से आपस में भिड़ता हुआ ग्रेविटेशनल खिंचाव इस नए नवेले ग्रह को तोड़कर अलग कर देगा। लेकिन अब कुछ दूसरे बाइनरी स्टार सिस्टम्स की खोज होने के बाद भी जानते हैं कि ऐसा संभव है। इस बात को अगर गंभीरता से देखें तो 2-2 सूरज की गर्मी से वहां लोग झुलस नहीं जाएंगे क्या? जॉर्ज लुकास ने भी यही प्रश्न किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तभी संभव है जब कोई प्लैनेट सूर्य के बहुत अधिक निकट हो। टैटूइन पर पृथ्वी की तुलना में अधिक बार मौसम बदलते हैं, अतः वैज्ञानिकों को लगता है कि ये जितना सूखा स्क्रीन पर दिखाई देता है उतना वास्तविकता में नहीं होगा। हालांकि 2 सूर्य होने के कारण बादल छाने की संभावना ना के बराबर है। इसका मानना है कि पहली फिल्म में जो अद्भुत सनसेट देखे गए थे वो वाकई मुमकिन है।
तो वैज्ञानिकों के अनुसार टैटूइन पर आकाश का रंग रूप कैसा होगा, ये प्लैनेट की एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पर ही निर्भर करेगा। यदि इसका एटमॉस्फेयर हमारे समान गैसों से बना होता तो हम पृथ्वी की तरह यहाँ भी आवाजें सुन पाते। एक एक्सोप्लैनेट एक्सपर्ट ग्रेग लाफलिन ने जब ये पूछा कि टाइटून जैसे प्लैनेट पर जीवन संभव है, तब उन्होंने कहा, मेरे विचार से हमारी गैलेक्सी में दुनिया बसाने का ये एक अच्छा विकल्प है। ऐसा लगता है कि जावा द हट वहां हमारा इंतजार कर रहा है। तो क्या इनमें से कोई पर्टिकुलर मून या प्लेनेट ऐसा है जहां कभी आप जाना पसंद करेंगे, या क्या उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिकॉर्डिंग्स में से किसी ने आपके शरीर में कंपकपी पैदा की? मुझे अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं।